हेलो दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान में भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा मतलब विधानमंडल और भारत की सीमा के भीतर आने वाले सभी जो सरकार के अंतर्गत आते हैं, सभी प्राधिकार व प्राधिकारी शामिल हैं। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि वे विधियां जो मौलिक अधिकारों का जिन हद तक अतिक्रमण करती हैं वे शून्य होंगी, अर्थात कोई भी ऐसी विधि नहीं होगी पुरानी जो बनी है जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करे। और उसके बाद में अभी 1947 मतलब जब संविधान लागू हुआ 1950 के बाद से कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो कि संविधान का मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करे। वे विधि अगर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो वे उस हद तक शून्य होगी, और अगर उस विधि के हटाने से वो पूरी विधि, अगर विधि का कोई एक क्लॉज हटाने से विधि पूरी निरस्त हो जा रही है तो पूरी विधि ही शून्य होगी। ठीक, अनुच्छेद 13 हो गया। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक में मौलिक अधिकार को 6 पार्ट में बांटा गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। 14 से 18 अनुच्छेद 14 में कहा गया है, 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। विधि के समक्ष जो समता है यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि विधि के लिए सब बराबर हैं, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब कोई अंतर नहीं, मतलब सबके लिए समान न्याय। ये इसीलिए नकारात्मक समानता की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये नकारात्मक है। विधि के समक्ष समता क्या है? नकारात्मक। लिया कहाँ गया है? विधियों के समान संरक्षण दूसरा शब्द है, वह अमेरिका से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसी मतलब समान परिस्थिति में रहने वालों के साथ समान व्यवहार, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ये सकारात्मक है। जैसे अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग हैं जो विकलांगों के लिए अलग से मतलब सही विकलांगों के लिए, या जैसे कोई गरीब हैं वो न्याय नहीं पा रहे हैं, मान लिया आर्थिक जो सरकार है वो या कोर्ट के माध्यम से उन्हें वकील मुहैया कराया जाए, ये समानता का उल्लंघन नहीं होगा। तो ये क्या है? समानों में समानता की बात करता है। कौन? विधियों के समान संरक्षण की, इसीलिए सकारात्मक समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 में 6 पार्ट हैं। अनुच्छेद 15 का क्लॉज ए कहता है, जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य द्वारा, सार्वजनिक स्थानों पर हो या कहीं भी हो। अब 15 का पार्ट 2 कहता है, लेकिन जो 15 के पार्ट जितने नीचे पार्ट आ रहे हैं वो उसके क्या है? मतलब अपवाद हैं, या ऐसे कह सकते हो कि ये उसका उपयुक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ऐसा करके रहेगा। जैसे 15 पार्ट 2 कहता है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के उन्नति के लिए प्रयास कर सकता है या प्रयास करेगा, और यह उपयुक्त का उल्लंघन मतलब समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 15 का पार्ट 3 कहता है, राज्य महिलाओं व बच्चों के विकास हेतु कानून बनाएगा, उनके लिए कोई विधियां बनाएगा, और यह भी कहा गया कि यह भी उपयुक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15 का पार्ट 4 कहता है, अनुच्छेद 15 का पार्ट 4 कहता है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा, और यह भी उपयुक्त का उल्लंघन, समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 15 का पार्ट 5 कहता है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है, मतलब उनके प्रवेश में आरक्षण प्रदान करेगा, और यह भी उपयुक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 15 का 6 क्लॉज कहता है, अनुच्छेद 15 6 और 16 6 दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब दोनों में EWS के आरक्षण की बात कही गई, जो कि अभी 103वां संविधान संशोधन आया जिसमें कि EWS को आरक्षण मिला या जनरल को 10% जो आरक्षण मिला है, उसमें कहा गया कि जो जिनका वर्णन आया था तो OBC SC ST का तो वर्णन ऊपर आ गया, इनमें जो जनरल के हैं, जो सामाजिक जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की बात करता है। कौन? 15 क्लॉज 6 और यही 16 क्लॉज 6 में। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है
लोक नियोजन में अवसर की समता, 16 कहता है कि लोक नियोजन में नियुक्तियों में अवसर की समानता होगी, समता होगी, मतलब सब बराबर माने जाएंगे। 16 का 2 क्लॉज कहता है जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान इसमें नया जुड़ा है, निवास स्थान आदि के आधार पर जो है राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा, लोक नियोजन और लोक नियुक्तियों में सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है, आज के आधार पर लोक नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यही 16 का क्लॉज 3 अपवाद के तहत कहता है, लेकिन अगर कोई भी राज्य अपने निवासियों को वहाँ की भर्ती में या वहाँ अन्य किसी पद में कुछ विशेष प्रावधान करता है तो वह उपयुक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी बिहार राज्य में देखा, मतलब बिहार में तो नहीं है, बिहार में, मध्य प्रदेश में 10%, हरियाणा में है, कुछ राज्यों में कि इतनी भर्तियों में हम इतने अपने राज्य के रखेंगे, इतने बिहार के आएंगे। ये क्या है, वो राज्य अपने निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर रहा है, तो ये उपयुक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लॉज 4 है, 16 क्लॉज 4 कहता है, 16 का 4वां पार्ट कि राज्य जो है वह अपने नागरिकों जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा, अर्थात आरक्षण। 16 अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत जो कहते हैं आप मंदिरों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों, कुओं पे, तालाबों पे या सार्वजनिक संस्थानों में, यहाँ पे भेदभाव का अंत करता है और जात सूचक शब्दों के प्रयोग के भी मतलब इन सबसे मनाही है अस्पृश्यता के अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब कोई भी अलंकरण, जैसे कि पहले राय रायन की उपाधि, बहुत सारी उपाधियाँ देखा होगा, अंग्रेजों ने गांधी जी को दी थी उपाधि सबको, तो इन उपाधियों का राज्य अंत करता है, मतलब संविधान में है कि ये उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी, न सरकार द्वारा दी जाएगी, न उपाधियों को कोई विदेशी सरकार देती है तो उसको मान्यता दी जाएगी। दूसरा, फिर इसी में एक केस आ गया कि भारत रत्न और ये जो है क्या नाम है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब क्या है, ये भी उपाधियाँ हैं। लेकिन फिर इसमें कहा गया नहीं, जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये उपाधियाँ नहीं, ये अलंकरण माने जाएंगे, ये अलंकरण है, तो इनकी निषेध की बात नहीं करता है, उपाधियों के निषेध की बात हो रही है। ठीक है, तो 14 से 18 समानता के अधिकार में यही 4 पॉइंट 4 भाग।